हालांकि ये नाम बदलना इतना आसान है क्या कि कुछ भी कर लिया, कुछ भी लिख लिया और ये क्या चल जाता है। हिंदू सरनेम जोड़ने की वजह हालांकि अभी तक समझ से परे है और जो दलील ऐसा करने वाले मुस्लिम युवक दे रहे हैं वो गले उतरती नहीं। सच सामने आना बाकी है, लेकिन क्या क्या हुआ है हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद इस पूरे मुद्दे की जो कानूनी पहलू है उसकी भी बात करेंगे। देखिए, 25 परिवारों ने अब तक हिंदू सरनेम, ये जो डेहरी गांव है जौनपुर में पड़ता है, अपना हिंदू सरनेम जोड़ लिया है। टाइटल दुबे, तिवारी, पांडे, शुक्ला, इस तरीके के तमाम टाइटल्स जो हैं वो जोड़ लिए हैं ब्राह्मण और क्षत्रियों के। पूर्वजों के ब्राह्मण और क्षत्रिय होने का अब ये तर्क दे रहे हैं। ऐसा करने वाले तमाम लोग कह रहे हैं 7 से 8 पीढ़ी पहले उनके पूर्वजों ने अपना धर्म परिवर्तन किया था और अपनी जड़ों, मूल पहचान से जुड़ने के लिए उन्होंने ये कदम अब उठाया है। कैसे कर रहे हैं ऐसा, ये वो भी देखिए। शादी कार्ड में नाम जोड़कर इन्होंने शुरुआत की है ताकि लोगों को पता चल पाए, जबकि कानूनन ऐसा करना गलत है। कानून क्या कहता है, जो विधि के जानकार हैं उनके निगाह में वो क्या बताते हैं, हम आपको वो ही बताएंगे। लेकिन उसके पहले सरकारी दस्तावेजों में भी अब हिंदू सरनेम जोड़ने की तैयारी ये कर रहे हैं, जो कि बिना धर्म परिवर्तन किए कानूनी रूप से मुमकिन नहीं। तो फिर रास्ता क्या है, कैसे बदला जा सकता है सरनेम, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, जो कानून के जानकार बताते हैं उसे समझिए कैसे बदला जा सकता है सरनेम। पहला, सबसे पहले अनिवार्यता शर्त यह है कि धर्म परिवर्तन होगा आर्य समाज में या फिर जिस भी धर्म की तरफ आपका रुझान है उस अनुसार। और इसके बाद क्या करना होता है, कोर्ट में जाकर के एफिडेविट लगाना होगा, कोर्ट में एफिडेविट देना होता है और कि तब तक ये नाम था आपको बताना होगा, अब इस नाम से जाना जाए। ये कोर्ट की तरफ से मोहर लगेगी कि आपकी पहचान अब बदल गई है। इसको लेकर के सर्टिफिकेट आपके नाम पर जारी किया जाएगा। उसके बाद फिर आपकी जिम्मेदारी अखबारों में नोटिफिकेशन छपवाना आपको होगा ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे। और इतनी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद तब जाकर के कोई भी डॉक्यूमेंट में नाम बदलवा सकता है। जो आखिरी चरण आता है, डॉक्यूमेंट में नाम बदलवाना होगा। जो ये चाह रहे हैं कि अब इनके डॉक्यूमेंट में नाम बदल जाए, लेकिन इस्लाम धर्म अपनाते रहेंगे, उसी का पालन करेंगे। हालांकि जो संभव नहीं है, नाम बदलवाना है तो धर्म परिवर्तन करना है। तो अगर ऐसी बदलती है आपकी पहचान, आप शादी के कार्ड पर क्या छाप रहे हैं या खुद को क्या बता रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जौनपुर में जो कुछ हो रहा है वो समझ से परे नजर आता है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या ये किसी डर की वजह से है, किसी साजिश का हिस्सा है या फिर किसी लालच में आकर ये युवा ऐसा कर रहे हैं। देखिए, जौनपुर के डेहरी गांव की तस्वीर भले ही आपसी सौहार्द की कहानी बयां करती हो, लेकिन इस तस्वीर को लेकर अलग अलग तरह के दावे भी किए जा रहे हैं, जिसकी वजह बना है यूपी का वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य। और इसमें सबसे ऊपर आता है संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा। मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा ने न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भले ही संभल में हिंसा की आग बुझ गई हो, लेकिन उसके बाद लगातार हो रही कार्रवाई ने विपक्ष को सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा दे दिया और वो मुद्दा है अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मुद्दा। संभल हिंसा को लेकर विपक्ष ये नैरेटिव सेट करने में लगा है कि सरकार जानबूझकर अल्पसंख्यक समुदाय को अपना निशाना बना रही है, जिसको लेकर अखिलेश लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर भी। जो कुछ संभल में हुआ है, पहले दिन जब सर्वे हुआ किसी को आपत्ति नहीं थी, सभी लोगों ने मिलकर के सर्वे कराया। आखिरकार दोबारा सर्वे क्यों करने का मन बनाया प्रशासन ने, दोबारा बनाया। और जब जा रहा था सर्वे की टीम में तो बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों गए? ये पूरा का पूरा प्रशासन और सरकार का कराया हुआ झगड़ा है। अन्याय अगर किसी ने किया तो सरकार और प्रशासन ने मिलकर किया है। आज बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ गई है, सिलेंडर की कीमत बढ़ी है, बिजली महंगी है। किसान को जब डीएपी की जरूरत है, खाद की जरूरत है, उसकी पैदावार की सही कीमत मिल जाए तब सरकार नहीं दे पा रही है। इन तमाम नाकामियों को छिपाने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ये साजिश करती है, षड्यंत्र करती है। उसी के लोग किसी न किसी संस्था के माध्यम से ये खाई पैदा करना चाहते हैं और खासकर मुस्लिम और हिंदू की एकता को खत्म करना चाहते हैं। उधर संभल हिंसा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का भी विपक्ष अल्पसंख्यक के खिलाफ बता रहा है। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। यूपी के वर्तमान राजनीतिक हालातों पर गौर करें तो पिछले कुछ सालों में यूपी में अल्पसंख्यकों पर कार्रवाई लगातार बढ़ी, जिसका आरोप विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर लगाता रहा और जिसे लेकर अखिलेश लगातार बीजेपी को अल्पसंख्यक विरोधी करार देने में जुटे।
केवल विकास के दुश्मन नहीं है, ये अल्पसंख्यकों के भी दुश्मन हैं। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं अल्पसंख्यकों के दुश्मन, जिस समय ये सरकार में आए, पूरे दिल्ली की लोकसभा में और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठने के लिए एंग्लो इंडियन लोगों के लिए रिजर्वेशन था। उस रिजर्वेशन को अगर किसी ने खत्म किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने है। दरअसल पिछले 7 से 8 सालों में यूपी में बुलडोजर एक्शन का खौफ भी खूब देखने को मिला। यूपी की सियासत में बुलडोजर बीजेपी के लिए जीत का प्रतीक माना गया। इसी चिन्ह के सहारे बीजेपी अपने लॉ एंड ऑर्डर का पुरजोर प्रचार करती है। ये वो फैक्टर है जिसने सीएम योगी आदित्यनाथ को पूरे देश में बुलडोजर वाले बाबा की पहचान दिलाई। देश के अंदर कहीं दंगा होता है, उत्तर प्रदेश पीएसी के जवानों को बुलाया जाता है दंगाइयों को कायदे से ठुकाई करने के लिए, और दंगा शांत हो जाता है। और दंगा जब शांत होता है तो वहां की जनता जनार्दन कह पाती है कि पीएसी तो आई है, थोड़ा योगी जी बुलडोजर भी भेज देते ना तो इन दंगाइयों को ठीक कर देते। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। हालांकि उनके इस मॉडल के खिलाफ अखिलेश लगातार ये आरोप लगाते रहे कि बीजेपी का बुलडोजर सिर्फ अल्पसंख्यकों को निशाना बनाता है। और जब कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई तो अखिलेश ने इसका स्वागत किया, बुलडोजर कार्रवाई को अन्याय का प्रतीक करार दिया। इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था, उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। हालांकि बुलडोजर एक्शन ने भी कहीं न कहीं अल्पसंख्यकों के मन में डर जरूर पैदा किया, और इसके पीछे एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बड़ा कारण मानी जा रही है, जिसके मुताबिक यूपी में सबसे ज्यादा बुलडोजर कार्रवाई सांप्रदायिक हिंसा के बाद हुई, जिसमें अल्पसंख्यकों के नाम ज्यादा थे। सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार सार्वजनिक मंचों से ओवैसी जैसे नेता भी लगातार ये आरोप लगाते रहे कि यूपी में मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है। कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट के मुद्दे पर भी ओवैसी ने बीजेपी सरकार को अल्पसंख्यक विरोधी करार दिया था। आप देश को बुलडोजर से चलाना चाहते हैं, संविधान से नहीं चलाना चाहते। आप सिर्फ तोड़ना और बर्बाद करना चाहते हैं, जोड़ना नहीं चाहते। आप यूपी की सियासत में बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक की लड़ाई कहीं न कहीं चिंता का विषय है, और यही वजह है कि लोग अपने और अपनों के लिए कुछ भी करने से गुरेज नहीं करते। दरअसल जौनपुर में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे भले ही उनका ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम सौहार्द के लिए ऐसा कर रहे हैं, सरनेम लगाने से समाज में भाईचारे का संदेश जाएगा और आपसी समरसता बढ़ेगी, लेकिन इसके पीछे तरह तरह के दावे भी सामने आ रहे हैं। आखिर इसके पीछे और क्या हो सकता है, हमने इसकी पड़ताल करने की कोशिश की। जो तर्क दिया जा रहा है उस पर नजर डालते हैं और सच्चाई देखिए। एनआरसी सीएए का दरअसल ये डर तो नहीं, एनआरसी या सीएए की जब जब बात होती है मुसलमानों के डर की बात होती है। विपक्ष कहता रहा है सीएए और उसके बाद देश भर में एनआरसी का संकलन मुसलमानों पर विपरीत प्रभाव डालेगा। तो क्या ये वही डर है जिसकी वजह से नाम के आगे दुबे, चौबे, तिवारी ऐसे तमाम सरनेम जोड़े जा रहे हैं? जवाब नहीं मिल पाया है। दूसरा आपको दिखाते हैं। आप जानते हैं क्या हुआ था कांवड़ यात्रा के दौरान? नेम प्लेट के विवाद का असर जाहिर तौर पर सीधा असर रोजी रोटी पर पड़ता है, तो आगे क्या दुबे, चौबे इस प्रकार के सरनेम शुक्ला जोड़ने से इसमें बदलाव आएगा? क्या यह सोच है? वोटिंग के दौरान हिंदू मुस्लिम विवाद से भी बचना होगा, और इसके साथ साथ यह कारण हो सकता है कि संभल बहराइच जैसी घटना का असर तो नहीं, लेकिन कारण कोई भी हो, देश की सेकुलर पहचान पर ऐसे मामले एक आघात की तरह हैं जिनका सच सामने आना ही चाहिए।